जो काफी सारे कबाड़ के साथ उस आत्मा के अंदर मौजूद थी। पर ये सब देखकर युबाबा बहुत खुश थी। और फिर सारा गंद निकलने के बाद एक अजीब सी शक्ल पानी से बाहर निकली और वो चीरों के हाथ में गोली पकड़ाकर गायब हो गई। पर पानी खत्म होने के बाद युबाबा की नजर जमीन पर पड़े सोने पर पड़ी। है सोना, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। पर तभी टब में मौजूद पानी फिर से उबलने लगा, जिसमें से वही शक्ल वाला एक ड्रैगन निकला और सीधा खिड़की से बाहर चला गया। उसके जाते ही युबाबा ने चीरों को गले लगा लिया। असल में वो महान नदी की आत्मा थी और चीरों के इस काम के चलते युबाबा ने जश्न का ऐलान कर दिया। उसी रात जब लिन चीरों के लिए खाना लेकर आई तो चीरों ने उसे हाकू के बारे में पूछा, जिस पर लिन ने उसे बताया कि अक्सर हाकू ऐसे ही कई दिनों के लिए गायब हो जाता है और कई लोगों का कहना था कि युबाबा उससे गलत काम करवाती थी। ये सुनकर चीरो अपनी ही सोच में खो गई कि तभी उसने वो गोली खाने की कोशिश करी जो नदी की आत्मा ने उसे दी थी। पर वो इतनी ज्यादा कड़वी थी कि वो उसे खा ही नहीं पाई। उधर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो एक मेंढक सोने की तलाश में बड़े टब के पास पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात वही फेसलेस आत्मा से हुई और उसने मेंढक को सोना देना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मेंढक उसके पास गया तो वो उसे निगल गया और थोड़ी देर बाद एक और आत्मा उस कमरे में आई। उस फेसलेस ने उसे भी सोना देना शुरू कर दिया। लो लो तुम भी चक्को चक्को चक्को, सोना चक्को, जितना मर्जी चक्को। और साथ ही खाना खाने की इच्छा भी जाहिर करी। उधर जब चीरों की आंख खुली तो सभी लोग कमरे से गायब थे। पर जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि कामाजी ने भी काम शुरू कर दिया था और पूरा बाथ हाउस ज्यादा से ज्यादा सोना कमाने की कोशिश में लगा हुआ था। असल में ये सब उसी फेसलेस आत्मा के लिए हो रहा था जो बड़े टब में बैठकर सभी पर सोने की बारिश कर रहा था। और साथ ही युबाबा भी अभी तक वापसी नहीं आई थी और इसका फायदा बाथ हाउस के कर्मचारी उठा रहे थे। पर चीरों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो वापिस अपनी बैल्कनी में चली गई, जहां उसकी नजर उसी व्हाइट ड्रैगन पर पड़ी। पर उस वक्त उसे कई सारी सफेद चीजों ने घेरा हुआ था, जिससे उसे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसीलिए वो पानी में चला गया। चीरो उसे पहचान पा रही थी कि तभी उसकी नजर उसका पीछा कर रही उन्हीं सफेद चीजों पर पड़ी, जो चिड़िया जैसी दिखती जरूर थी पर थी नहीं। और अब चीरो को लग रहा था कि वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि हाकू ही था और इसीलिए वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कमरे में आने को कह रही थी। कमरे में आओ, कमरे में आओ। और उसने करा भी कुछ ऐसा ही। वो ड्रैगन पूरी रफ्तार से चीरो के कमरे में घुस गया और खिड़की बंद करने की वजह से कई सारी कागज की सफेद चिड़ियां पीछे ही रह गई और धीरे धीरे वो वापस चली गई। पर उनके जाते ही वो ड्रैगन एक बार फिर बाहर निकला और सीधा युबाबा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये देखकर जब चीरो पीछे जाने लगी तो एक कागज की चिड़िया उसका पीछा करके उस पर चिपक गई। उधर फेसलेस आत्मा के लिए तो पूरा जश्न हो रहा था, जहां सभी आत्माएं उससे फायदा निकलवाने में पड़ी हुई थी। पर धीरे धीरे उस आत्मा का शरीर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच चीरो भी उस भीड़ से निकलकर युबाबा के कमरे में जाना चाहती थी, पर रास्ता न मिलने पर वो गलती से उसी फेसलेस के सामने आ गई और उसे वहां देखकर मैनेजर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर उसकी ये बात फेसलेस को पसंद नहीं आई और उसने उस मैनेजर को उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद वो आत्मा खुद चीरो को सोना देने की कोशिश में लग गई। पर उस वक्त चीरो को सिर्फ जख्मी हाकू के पास पहुंचना था और इसीलिए वो उस फेसलेस आत्मा से माफी मांगकर वहां से चली गई। पर उसके जाने के बाद एक आदमी ने एक बार फिर चीरो की तरफ से उस आत्मा से माफी मांगी, पर वो गुस्से में उस आदमी के साथ साथ एक औरत को भी निगल गया, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ। उधर चीरो खिड़की के रास्ते से युबाबा के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम था।
और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि युबाबा भी वापस आ चुकी थी। पर फिर भी चीरो किसी न किसी तरह से कमरे की खिड़की तक पहुंच ही गई, पर वो खिड़की अंदर से बंद थी, जिसे खोलने के लिए उसने जोर जोर से खिड़की पर धक्का मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उस कागज की चिड़िया ने नीचे से जाकर कुंडी खोल दी, जिसके चलते चीरो सीधा कमरे में गिर गई। पर गलती से वो युबाबा के बच्चे के कमरे में पहुंच गई और तभी उसे युबाबा की आवाज सुनाई दी, जो फेसलेस आत्मा के अंदर आने के पीछे मैनेजर को दोषी बता रही थी। और फोन काटते ही उसने हाकू को भी खत्म करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। जिसके बाद युबाबा अपने बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर चीरो तुरंत तकियों के एक ढेर में छुप गई। पर बदकिस्मती से वो बच्चा भी उसी ढेर में सो रहा था। और जैसे ही युबाबा उसे अलविदा कहकर वहां से निकली, तो उस बच्चे ने चीरो का हाथ जोर से पकड़कर उसके साथ खेलने की जिद शुरू कर दी। और जब चीरो ने उसके साथ खेलने से मना किया, तो वो जोर जोर से रोने की धमकी देने लग गया। और साथ ही उसने चीरो पर यह आरोप लगाया कि वो जानबूझकर बाहर के जर्म्स उस कमरे में लाई थी, ताकि वो उसे बीमार कर सके। और जब चीरो के लाख मनाने पर भी वो नहीं माना, तो चीरो को मजबूरन अपना हाथ पर लगा खून उसे दिखाना पड़ा, जिसे देखते ही उसने हाथ छोड़ दिया और जोर जोर से रोने लग गया। इधर चीरो पूरी रफ्तार से हाकू की तरफ भागी और उसे होश में लाने की कोशिश में लग गई। और तभी युबाबा के पालतू पक्षी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और साथ ही उन 3 हरे सरों ने हाकू को नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। पर तभी वो बच्चा भी वहां पर पहुंच गया और सभी का ध्यान उस पर चला गया। पर अभी भी उस बच्चे की जिद सिर्फ चीरो के साथ खेलने की थी। लेकिन उसी वक्त अचानक से उस कागज की चिड़िया से युबाबा की आवाज आने लगी और अगले ही सेकंड उस कागज की चिड़िया ने युबाबा का रूप ले लिया। पर असल में वो युबाबा नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। और उसने तुरंत ही उस बच्चे को एक चूहे में, उस पंछी को एक मक्खी में और 3 हरे सरों को उस बच्चे में बदल दिया। जिसके बाद उसने चीरो का धन्यवाद करके उससे ड्रैगन को मांगा। और जब चीरो ने उससे सवाल किया, तो उसने बताया कि असल में उस ड्रैगन ने युबाबा के कहने पर उसके घर से एक बहुत ही कीमती मोहर चुराई थी, जो उसे वापस चाहिए थी। और साथ ही उसने बताया कि उसने अपनी मोहर की रखवाली के लिए जादू किया हुआ था, जिससे उस चुराने वाले का मरना तय था। उसी वक्त वो नकली बच्चा उस चूहे और मक्खी को मारने की कोशिश में लग गया, जिसे बचाने के लिए वो दोनों चीरो के पास आ गए। पर इस सब के बीच युबाबा की बहन का ध्यान उस तरफ चला गया और उसी वक्त वो ड्रैगन होश में आ गया। उसने अपनी पूंछ से उस कागज की चिड़िया को मार दिया, जिसके चलते युबाबा की बहन भी गायब हो गई। पर इस चक्कर में वो चारों नीचे गिर गए। गहराई काफी ज्यादा होने की वजह से वो लोग काफी समय तक हवा में थे। और उसी दौरान चीरो को कुछ झलक दिखाई दी, जिसमें वो उसी ड्रैगन पर पानी में थी। तभी वो ड्रैगन उन लोगों को लेकर कामाजी के बॉयलर रूम में पहुंच गया। पर अभी भी उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिसे देखकर कामाजी ने उसे बताया कि असल में ड्रैगन के अंदर ये कुछ ऐसा था जो उसे मार रहा था। और ये सुनते ही चीरो ने उसके मुंह में उसी गोली का टुकड़ा रख दिया, जो उसे नदी वाली आत्मा ने दिया था। गोली के मुंह में जाते ही ड्रैगन जोर जोर से तड़पने लगा और कुछ ही पल बाद उसने काले रंग की एक चीज बाहर फेंकी। असल में ये वही मोहर थी जिसने उसे युबाबा की बहन के घर से चुराया था। और उस मोहर की रखवाली एक काले रंग का कीड़ा कर रहा था, जिसने बाहर आते ही भागना शुरू कर दिया। और जब चीरो उसे पकड़ने के लिए गई, तो उसने गलती से उस पर पैर रख दिया, जिससे वो वहीं पर खत्म हो गया। जिसके बाद चीरो ने कामाजी को उस मोहर की सच्चाई के बारे में बताया। और इधर कामाजी तुरंत ही जनीबा को पहचान गए और उसी वक्त हाकू भी अपने असली रूप में आ गया। पर उसे अभी भी आराम की काफी जरूरत थी और इसीलिए कामाजी के दवाई देने के बाद उन्होंने उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। जिसके बाद कामाजी ने उसे हाकू के अतीत के बारे में बताया।
असल में हाकू भी चीरो की ही तरह एक दिन अचानक से उस शहर में आया था और वो किसी भी हाल में जादू सीखना चाहता था और इसीलिए कामाजी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने युबाबा का चेला बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद वो उसमें फंसता ही चला गया। और ये कहानी सुनते ही चीरो ने उस मोहर को वापस जनीबा तक पहुंचाने का फैसला किया ताकि वो इसके बदले में हाकू के लिए मदद मांग सके। अब ये सुनकर कामाजी बहुत हैरान थे क्योंकि जनीबा बहुत खतरनाक थी, पर चीरो किसी भी खतरे को पार करने को तैयार थी और इसीलिए कामाजी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लग गए और तब तक लिन भी वहां पर पहुंच गई। उसने चीरो को बताया कि युबाबा उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो फेसलेस आत्मा ने एक राक्षस का रूप ले लिया था और वो सिर्फ सेन से ही बात करना चाहता था जो असल में चीरो ही थी। तभी कामाजी ने वापिस आकर उसे 4 ट्रेन टिकट पकड़ाई जो कई साल पुरानी थी और साथ ही उसे 6th स्टेशन दलदली दरिये पर उतरने को कहा, पर कामाजी के मुताबिक उस स्टेशन से वापिस आने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। पर इसके बावजूद भी चीरो ने वहां जाने का मन बना लिया था। अब वहां जाने से पहले उसका युबाबा के पास जाना जरूरी था और इसीलिए वो हाकू से वापस आने का वादा करके सीधा युबाबा के पास पहुंच गई। पर युबाबा अपने ही बच्चे को बेहुदा चूहा बोलकर चीरो को डांटने में लग गई, जिसके बाद उसने चीरो को किसी भी हाल में फेसलेस आत्मा को बाथ हाउस से बाहर निकालने को कहा। कमरे के अंदर जाते ही चीरो के सामने वही फेसलेस आत्मा खड़ी थी जो अब एक राक्षस में बदल गई थी और उसने चीरो को अलग अलग खाने की चीजों के साथ साथ सोना भी ऑफर करना शुरू कर दिया था। पर चीरो को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था और वो चाहती थी कि वो आत्मा चुपचाप बाथ हाउस से बाहर चली जाए बस। पर वो आत्मा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे उस वक्त सिर्फ सेन चाहिए थी। पर जैसे ही उसने अपना हाथ चीरो की तरफ आगे बढ़ाया तो उस चूहे ने उसके हाथ पर काट लिया। और जैसे ही वो चूहे को मारने वाला था तो वो मक्खी उस चूहे को वापस चीरो के पास ले आई, जिसके बाद चीरो ने उस आत्मा के मुंह में उस गोली का टुकड़ा डाल दिया जो उसने हाकू को खिलाई थी और उस गोली के अंदर जाते ही उस आत्मा ने उल्टी करना शुरू कर दिया और उसे ऐसा करते देख चीरो पूरी रफ्तार से बाहर की तरफ भागी, जिसके पीछे पीछे वो आत्मा भी सभी तरफ उल्टी करते हुए भाग रही थी। और इसी दौरान युबाबा ने उस आत्मा को रोकने की कोशिश करी पर उसने युबाबा के ऊपर भी उल्टी कर दी और इधर चीरो उसे लगातार अपने पीछे बुला रही थी और वो बदला लेने की फिराक में उसका पीछा कर भी रहा था। और देखते ही देखते चीरो बाहर पहुंच गई जहां लिन पहले से ही नाव में उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो नाव में बैठी तो वो मक्खी और चूहा भी उसके साथ आ गए, जिसके बाद चीरो ने एक बार फिर उस आत्मा को आवाज मारकर अपने पास बुलाया, ओ हेलो इधर आ। और जब लिन ने उससे पूछा कि आखिर वो उस आफत को क्यों बुला रही है तो चीरो ने उसे जवाब दिया कि वो जो आत्मा है ना सिर्फ बाथ हाउस में ही खतरनाक हो जाती है, इसलिए उसका बाथ हाउस से दूर रहना बहुत जरूरी है। लिन ने अपनी नाव से चीरो को रेलवे ट्रैक तक छोड़ दिया जहां से उसे स्टेशन तक पैदल जाना था। पर जाने से पहले लिन ने चीरो से वापस आने का वादा मांगा क्योंकि वो उसका इंतजार करने वाली थी और साथ ही उसने उस फेसलेस आत्मा को भी धमकाया जो अभी भी चीरो के ही पीछे जा रही थी। कुछ ही पल बाद ट्रेन भी आ गई और वो चारों टीसी को टिकट देकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। उधर हाकू को भी होश आ गया था और उसने उठते ही सबसे पहले कामाजी से चीरो के बारे में पूछा क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। दूसरी तरफ युबाबा सेन की वजह से हुए नुकसान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थी और अब उसे लग रहा था कि सेन अपने माता पिता को छोड़कर भाग गई थी। तभी हाकू भी वहां पर पहुंच गया और उसने युबाबा को इशारों में उसके बच्चे के बारे में अंदेशा दिया, जिसके बाद युबाबा ने पास ही में बैठे उस नकली बच्चे पर एक जादू किया जिससे वो वापस अपने असली रूप में आ गया और ऐसा होते ही युबाबा के सामने पड़ा सोना भी खाक हो गया। पर उस वक्त युबाबा को सिर्फ अपने बच्चे से फर्क पड़ता था और पड़ेगा भी
क्योंकि माँ जो थी, इसीलिए वो चारों तरफ उसे ढूंढने में लग गई और लाख कोशिशों के बाद भी जब उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। जिसके बाद हाकू ने उसे बताया कि उसका बच्चा जनीबा के पास है, पर वो उसे वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है, पर बस एक शर्त पर कि युबाबा सेन और उसके माता पिता को वापस इंसानी दुनिया में भेज देगी। ये शर्त पूरी कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊंगा। उधर काफी देर तक सफर करने के बाद चीरो और उसके साथी 6 स्टेशन पर पहुंच ही गए, जहां उनका स्वागत एक लैंप लाइट ने किया और वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए घर पर ले गई। और वो घर किसी और का नहीं बल्कि ज़ेनिबा का ही था, जिसने उन सभी का स्वागत बड़े प्यार से किया। और घर के अंदर आते ही चीरो ने वो मोहर ज़ेनिबा को वापस कर दी और साथ ही उसने पैरों तले कुचले गए उस कीड़े के बारे में भी उसे बता दिया। पर ये सुनते ज़ेनिबा जोर जोर से हंसने लगी। असल में वो कीड़ा ज़ेनिबा ने नहीं बल्कि युबाबा ने हाकू के अंदर डाला था, ताकि वो हमेशा उसे अपने काबू में रख सके। अपनी बात खत्म करने के बाद ज़ेनिबा ने उन सभी को टेबल पर बैठने को कहा, पर तभी चीरो ने उसे उस चूहे और मक्खी को वापस उनके रूप में लाने को कहा। इसलिए ज़ेनिबा ने उन दोनों को एक चरखे पर भगाना शुरू कर दिया और खाना खाते हुए उसने चीरो को बताया कि वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके जादू के नियमों के खिलाफ था। और खाना खत्म होने के बाद चीरो को छोड़कर सभी लोग ज़ेनिबा के साथ बैठे हुए थे, पर इधर चीरो को अभी भी हाकू की ही फिक्र हो रही थी और इसलिए उसने तुरंत ही वापस जाने का फैसला किया। और जब उसने ये बात ज़ेनिबा को बताई तो उसने उसे एक खास रबड़ बैंड दिया जो उसकी हिफाजत के लिए था। पर तभी अचानक से खिड़की पर तेज हवा का झोंका आया, जिसे सुनते ही ज़ेनिबा समझ गई थी कि कोई तो है जो उसके घर आ रहा था और इसीलिए उसने चीरो से दरवाजा खोलने को कहा। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने हाकू अपने उसी ड्रैगन रूप में बैठा हुआ था, जिसे देखते ही चीरो बहुत ज्यादा खुश हुई और ज़ेनिबा ने भी हाकू को उसके घर में चोरी करने के लिए माफ कर दिया। जिसके बाद उसने फेसलेस आत्मा को छोड़कर सभी को अलविदा कहा। अलविदा मेरे दोस्तों, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आत्मा उसी के साथ रहकर उसकी काम में मदद करे। जाने से पहले चीरो ने ज़ेनिबा को दादी माँ कहकर गले लगाया और साथ ही उसे अपना असली नाम भी बता दिया। और इधर ज़ेनिबा को पूरा यकीन था कि चीरो सब कुछ सही कर लेगी। जिसके बाद वो सभी लोग हाकू पर बैठकर उड़ गए, लेकिन रास्ते में चीरो को एक बार फिर वही पानी वाली झलक दिखाई दी। जिसके बाद उसने हाकू को बताया कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक बार वो नदी में गिर गई थी। जिसके बाद लोगों ने उस नदी को सुखाकर उस पर इमारतें बना दी और उस नदी का नाम था कोहाकू नदी, जिसका मतलब था कि हाकू का असली नाम भी कोहाकू था। और चीरो की ये बात सुनते ही हाकू वापिस अपने असली रूप में आ गया और उसने सबसे पहले चीरो का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे अपना असली नाम याद आ गया था और साथ ही उसे ये भी याद आ गया था कि वो चीरो से पहली बार कैसे मिला था। असल में उनकी मुलाकात तब हुई थी जब चीरो अपने जूते के पीछे भागते हुए पानी में गिर गई थी और हाकू ने उसे बचाया था। इसके बाद वो चारों वापस बाथ हाउस आ गए, जहां बाहर खड़ी युबाबा उनका इंतजार कर रही थी और बाकी सारे लोग भी वहीं मौजूद थे। वहां पहुंचते ही उस मक्खी ने युबाबा का बच्चा उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर युबाबा बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरे बेटे, तू आ गया। और तभी हाकू ने उसे उसके वादे के बारे में याद दिलाया, जिसके मुताबिक उसे चीरो और उसके माता पिता को आजाद करना था। पर युबाबा को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पर तभी उसके बच्चे ने चीरो की सिफारिश करते हुए बताया कि उसने उसका कितना ख्याल रखा था और साथ ही युबाबा को धमकी भी दी थी कि अगर उसने चीरो को परेशान किया तो वो उससे दूर चला जाएगा, दूर। तभी चीरो सामने आई और उसने युबाबा को बताया कि हाकू ने उसे रूल के बारे में पहले ही बता दिया था
असल में उस शहर में एक रूल था जिसके मुताबिक अगर चीरो अपने माता पिता जो कि उस वक्त पिग्स के रूप में थे उन्हें पहचानने में नाकाम हो गई तो उसका आजाद होने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो वो युबाबा के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाएगी। और इसी रूल के मुताबिक युबाबा उसे उन पिग्स के सामने लेकर गई और उसे अपने माता पिता को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही मौका दिया गया। देख लो, जो भी तुम्हारे माता पिता अगर पहचान लिए तो ले जाना घर पे। लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद चीरो का कहना था कि उनमें से कोई भी उसके माता पिता नहीं है और ये जवाब मिलते ही कॉन्ट्रैक्ट अपने आप गायब हो गया, जिसका मतलब था कि वो जीत गई। और ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और उन सभी को अलविदा कहकर चीरो हाकू के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए भागी और हाकू ने उसे नदी के पास छोड़ दिया जो अब चीरो के लिए गायब हो चुकी थी, गायब। पर हाकू को फिलहाल इससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो अभी भी युबाबा के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद नहीं हुआ था। पर अब उसे अपना असली नाम याद था तो उसने चीरो से जल्द ही मिलने का वादा किया, जिसके बाद चीरो हाकू को अलविदा कहकर उसी गुफा के पास पहुंच गई जहां उसके माता पिता पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। पर उन दोनों को ही कुछ भी याद नहीं था और उन्हें तो अंदेशा भी नहीं था कि उन दोनों के बात न सुनने की वजह से चीरो ने पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ झेला था। पर अब अपने माता पिता के साथ होने की वजह से वो काफी खुश थी और वो चाहकर भी अपनी जिंदगी के ये दिन नहीं भूल सकती थी।